आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इब्सन्स फेमिनिज्म, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. The term feminism means the advocacy of women's rights equal to men. कि फेमिनिज्म का मतलब है एडवोकेसी ऑफ वुमेन राइट इक्वल टू मैन, कि वुमेन राइट जो है वो इक्वल हो मैन की, इसको हम कहते हैं फेमिनिज्म. Later 19th and early 20th century is filled with female characters, the problem of their identity and the role in the society. और बाद में 19th और earlier 20th century में जो सेंचुरी की जो लिटरेचर थी इज फिल्ड विद फीमेल कैरेक्टर्स, द प्रॉब्लम ऑफ देयर आइडेंटिटी. सबसे पहले जो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी था उनका, उसके ऊपर फोकस होने लगा, एंड द रोल इन द सोसाइटी, और उनका जो रोल था सोसाइटी के अंदर उसके ऊपर बात होने लगी. Growing economic pressures made it increasingly difficult for the middle class family to provide for their unmarried daughters at home. On other hand, दूसरी तरफ ये जो ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रेशर था, इसकी वजह से दैट मेड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट कि मिडिल क्लास के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपनी अनमैरिड डॉटर्स को प्रोवाइड करें एट होम. ऑन द अदर हैंड, कि ये जो उनके रोल हैं इन द सोसाइटी या उनकी आइडेंटिटी, उसको वो प्रोवाइड करें उन खवातीन को. नाइदर लॉ नोर सोशल नॉर्म्स अलाउ दीज वुमेन टू चूज एन ऑनरेबल प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस, क्योंकि खवातीन को उस दौर में ना तो कोई कानून ऐसा था, ना कोई सोशल ट्रेडिशंस थी जो उनको अलाउ करती इन वुमेन को कि वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट करती अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस, कि वो अपनी ही चॉइस के मुताबिक एक जो प्रोफेशन है उसको चूज करें. They were weaker of the weakest, वो बहुत कमज़ोर थी, यानी कि and exploited of the exploited, और वो जो है बहुत बुरी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, यानी कि एक्सप्लॉइटेड ऑफ द एक्सप्लॉइटेड, यानी कि बदतरीन एक्सप्लॉइटेड. they were the worst exploited gender. So Henrik Ibsen was a widely traveled and well-read man. He was fully aware of the social developments of his time. He has variously been interpreted as being a socialist, humanist, and feminist. Most of his plays show that his tilt was towards feminism, and somehow or the other he was associated with the movement of feminism. Though he himself vehemently denied to be a feminist, yet many critics such as Eleanor Funches and John Templeman convincingly shown that Ibsen was at least sympathetic with the movements raised in the favor of women. कि इब्सन जो है वो बहुत ज़्यादा sympathetic था ऐसी मूवमेंट्स के लिए जो कि रेस की गई in the favor of women. As he tried to highlight and redefine the role of women in the society through his plays, क्योंकि उसने कोशिश की है कि वो हाईलाइट करे और रीडिफाइन करे रोल ऑफ women को अपनी सोसाइटी में अपने प्लेस के जरिए. His female characters like Lorna Hassel, Nora Helmer, Helena Elving, Alida Wengel, and Hedda Gabler expresses different kinds of social, economical, and psychological problems of the woman in Ibsen's time. तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमन जो है वो अपने इब्सन के वक्त में जो थे उसको एक्चुअली ये एलिब्रेट करता है. Ibsen chose to break away from the old conventions by introducing the typical feministic issues and problems in his dramas. Ibsen ने कोशिश की है ये जो ट्रेडिशन थी, ओल्ड कन्वेंशन थी, by introducing typical feministic issues, कि उसने टिपिकल फेमिनिस्टिक इश्यूज को डिस्कस किया है और उन प्रॉब्लम्स को अपने ड्रामास के अंदर. अब देखिए, अगर हेडा गैबलर की ही बात करें हम, उसमें एक टिपिकल खातून है जो कि अपनी मैरिड लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है और वो डिफरेंट किस्म के जो है एक्टिविटीज जो कि डेंजरस एक्टिविटीज है, क्योंकि शी इज हाईली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हर लाइफ और उसके पास कुछ करने को है नहीं, ना वो जॉब कर सकती है
और सेकेंडली घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लेना नहीं चाहती। इसके अलावा उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं सिवाय इसके कि वो गन्स के साथ खेले, लाइक अस के हम जो है फिर मोबाइल के साथ या एंड्रॉइड के साथ खेलना शुरू कर। तो यहाँ पे भी वही ओल्ड कन्वेंशन है कि वो उसने अपने नॉवेल्स के अंदर, अपने ड्रामास के अंदर ये पुरानी जो कन्वेंशन थी, ट्रेडिशन थी, उसको तोड़ने की कोशिश की है। और उसने डिफाइन किया बजाय इसके कि वो यहाँ पे कोई रोमांटिक कहानी सुनाता, आपको रोमांटिक ड्रामा लिखता, यहाँ पे उसने सोशल इशू जो कि मेन सोशल इशू था, फेमिनिस्टिक इशू था, फेमिनिस्टिक प्रॉब्लम था, अपने ड्रामा में उसने वो बताया है। By challenging contemporary perceptions and so-called notions about the role of women, the institution of hard and narrow Victorian conventions about women's role, identity crisis, purposelessness, and boredom faced by women in his time. अब इसमें क्या था? ये वो विक्टोरियन कन्वेंशंस थी अबाउट वुमेन रोल, जो कि वुमेन रोल के बारे में थी। आइडेंटिटी क्राइसिस, एक वुमेन का जो आइडेंटिटी क्राइसिस है यानी कि लॉस ऑफ आइडेंटिटी। पर्पसलेसनेस, एक वुमेन की लाइफ जो है वो पर्पसलेस थी, ठीक है। लाइक अगर हम अपनी भी बात करें तो वी आर लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ। और जब आपकी लाइफ पर्पसलेस होगी, जब वो एमलेस होगी, जब आपके कोई प्री डिफाइंड टारगेट्स नहीं होंगे, आपके प्री डिफाइंड गोल्स नहीं होंगे, देन यू विल फेस द बोर्डम, ठीक है। फिर इंसान जो है, नॉट ओनली वुमेन की बात करेंगे, फिर हम कहते हैं कि इंसान जो है वो एक बोर्डम फेस करता है, या वो वुमेन जो है वो एक बोर्डम फेस करती है इन हिज लाइफ, इन हिज टाइम। वो अपने वक्त की बात करता है, लेकिन क्योंकि हमें ऐसा मॉडर्न ड्रामा पढ़ रहे हैं, तो दीज आर द डोमेस्टिक इश्यूज स्टिल वीमेन आर फेसिंग इन दिस मॉडर्न टाइम। दे वर फोर्स्ड टू चूज मैरिज, खवातीन जो हैं वो वुमेन जो हैं दे वर फोर्स्ड कि वो उनको शादी ही करनी है, मदरहुड, माँ ही बनना है। डोमेस्टिक चोर्स, उनको कन्फाइन कर दिया गया कि वो सिर्फ घर के कामों तक अपने आप को कन्फाइन कर दें। हर्थ एंड केयरिंग ऑफ फॉर देयर हस्बैंड, और वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए हर्थ और केयरिंग बन के रह जाए। दैट वाज द प्री डिफाइंड रोल बाय आवर सोसाइटी, बाय दिस पेट्रियार्चल सोसाइटी, जो कि उन्होंने सोसाइटी ने एनरोल कर दिया वुमेन को कि सिर्फ वो यही काम कर सकती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। In 1912, while addressing a conference, Ibsen said, "A woman cannot be herself in the society of present day, which is an exclusively masculine society." अब यहाँ पे कहा जाता है कि एक वुमेन जो है कैन नॉट बी हरसेल्फ इन द सोसाइटी ऑफ प्रेजेंट डे, वो खुद से आज की सोसाइटी के अंदर लिव नहीं कर सकती, विच इज एन एक्सक्लूसिव मैस्कुलाइन सोसाइटी, कि एक मर्द के विच इज एन, जो कि एक एक्सक्लूसिव, जिसके अंदर से मैस्कुलाइन सोसाइटी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो उस सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर जो कि वुमेन जो है वो आज की जो प्रेजेंट डे की सोसाइटी है, वो जो है उसके अंदर उसका कोई रोल ही नहीं रह जाता अगर उसके अंदर से मैस्कुलाइन सोसाइटी को निकाल दिया जाए। विद लॉज फ्रेम्ड बाय मेन, यानी कि समझा ये जाता है कि वो मैस्कुलाइन सोसाइटी जिसमें लॉज फ्रेम्ड किए गए हैं बाय मेन with judicial system that judges feminine conduct from masculine point of view, कि जजेस जो हैं वो फेमाइन कंडक्ट करते हैं फ्रॉम मैस्कुलाइन, यानी कि वो भी अगर अपने फैसले देते हैं तो मैस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। तो उस सोसाइटी के अंदर वुमेन जो है उसकी कोई प्लेस नहीं है, यानी कि प्रेजेंट डे के अंदर जो कि अगर उसके अंदर विच इज एन एक्सक्लूसिव मैस्कुलाइन सोसाइटी, जो कि एक एक्सक्लूसिव, एक शानदार किस्म की एक मैस्कुलाइन सोसाइटी है, दैट इज फुली पावर्ड, मतलब जिसके अंदर पावर ही इस मैस्कुलाइन सोसाइटी की है, जिसके अंदर लॉज जो है वो फ्रेम किए गए हैं बाय मेन और उनके जुडिशियल सिस्टम के जरिए। तो उस जो है सोसाइटी के अंदर वुमेन जो है उसकी अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी है ही नहीं, उसका कोई सेल्फ रोल है ही नहीं, यानी कि उसका जितना भी रोल है दैट इज डिफाइंड, प्री डिफाइंड बाय दिस सोसाइटी, प्री डिफाइंड बाय दिस एक्सक्लूसिवली मैस्कुलाइन सोसाइटी, जो कि एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव सिर्फ हम एक्सक्लूड करने को नहीं कहेंगे, एक्सक्लूसिव
जब हम कहते हैं ना दिस इज एन एक्सक्लूसिव न्यूज, तो हम इसको फिर एडजेक्टिव के तौर पे लेते हैं कि दैट इज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मैस्कुलाइन मीन के एक पुरजोर किस्म का जो मैस्कुलाइन सोसाइटी है उसके अंदर एक औरत जो है वो खुद से कुछ भी नहीं है, बल्कि वो उन प्री डिफाइंड रोल्स के ऊपर चल रही है जो कि इस सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे जो हाउसवाइफ्स हैं कहीं वो रोना शुरू ना कर दें, ठीक है, ऐसा बेटा जी कुछ नहीं है। ये बहरहाल मैं आपको इस ड्रामे के मुताबिक पढ़ा रही हूँ, मेरी मजबूरी है, ठीक है, इसलिए डोंट बी सो, जिसे कहना चाहिए, अब यहाँ पे पैसिमिस्टिक मत हो जाइएगा कि हम बेचारे सोसाइटी में फंस गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। द एक्सटेंट टू विच इब्सन sympathized with females is still a debatable issue, but his profound insight into female mind, his deep understanding of the nature and mental disposition of women folk echo in her female protagonist. अच्छा, इब्सन को क्यों कहा जाता था कि वो फेमिनिस्टिक पोएट है या फेमिनिस्टिक एक ड्रामाटिस्ट है या राइटर है? इब्सन जो है उसकी टोटली जो फीलिंग्स थी ना वो सारी फीमेल्स के साथ ही थी। इस वजह से आप देखें उसके जितने भी ड्रामाज हैं उसके अंदर ज्यादातर फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं। वो जो है ही पीप्स इनटू द फीमेल माइंड, ठीक है, उसका इनसाइड उसकी फीमेल माइंड, उसके जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, एक फीमेल माइंड की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर उसको वो देखता है, और उसकी मेंटल डिस्पोजिशन, एक्चुअली दैट इज द साइकोलॉजिकल प्ले। हेडा गैबलर की जो है वो या इसके जितनी भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं उन सब की एक साइकोलॉजिकल जो है अप्रोच है जो कि हम इसके ड्रामास में देखेंगे। तो ये वही मेंटल डिस्पोजिशन है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो कि वो वुमेन फोक इको जो है वो वुमेन फोक इको यानी कि वुमेन की वही जो साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन है वो उसकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट के अंदर नजर आती है, इको होती है या उसकी एक झलक नजर आती है। Hedda Gabler is a testament of his art. Hedda is a quintessence of social restrictions imposed on women. Hedda उसके आर्ट की यही टेस्टामेंट है। हेडा ही जो है वो एक्चुअली इन उन सोशल जो क्वांटिसेंस है उन सोशल रिस्ट्रिक्शंस की जो कि इम्पोज कर दी गई थी वुमेन के ऊपर। शी सफर्स फ्रॉम द आइडेंटिटी क्राइसिस फेस्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल टाइम। और वो उस ट्रांजिशनल किसे कहते हैं? द चेंजिंग टाइम, जिसमें एक इरा से आप दूसरे इरा की तरफ कन्वर्ट हो रहे होते हैं, या सोसाइटी जो है एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी की तरफ जा रही होती है और उसके अंदर चेंजिंग बहुत तेजी से आ रही होती है। तो उस ट्रांजिशनल टाइम में विमेन को जो आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने पड़े, हेडा ने वो सब सफर किए और इब्सन ने अपने ड्रामा के जरिए ये सब हमें बताया। She has been brought up by a privileged father in the Norwegian upper class. उसका जो brought up हुआ था वो एक मालदार फादर के हाथों में हुआ था जो कि एक नॉर्वेजियन अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती थी। And has been enjoying shooting, riding and hunting. She has been granted with the masculine leisure and taste. और जो है उसको masculine leisure और taste जो है यानी कि उसके अंदर ज्यादातर जितनी भी उसके एंटरटेनमेंट थी, उसके परस्यूट्स थे, उसके लेजर थे, वो सब मैस्कुलाइन थे। उसमें फेमिनिस्टिक अप्रोच कोई नहीं थी या फेमिनिस्टिक उसके अंदर फेमिनिज्म इतनी ज्यादा या उसके अंदर जो एक औरत के जो मसले होते हैं वो वाली बात उसके अंदर नहीं थी। बट नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज और आर यूजफुल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर अ वुमन। और वो जो है वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से और यूजफुल एजुकेशन मतलब वो नहीं कॉरेस्पॉन्ड करती थी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से या उस यूजुअल एजुकेशन से या उस ट्रेनिंग से जो कि उस दौर में एक वुमन को दी जाती थी। एक्चुअली हेडा वाज द डॉटर ऑफ हर फादर और उसकी मदर की जो है डेथ हो चुकी थी और उसको जो उसका ब्रॉटअप हुआ उसके फादर ने किया। दैट्स वाई उसकी जो अप्रोच थी दैट वाज समहाउ मैनली, ठीक है। उसके अंदर मैस्कुलाइन लेजर्स ज्यादा थे और उसके अंदर वो जो फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या वो वाला इंस्टिंक्ट होता है वो उसके अंदर नहीं था। The role of Hedda's mother is completely absent from the narrative, whether destroyed by the loss of old values or merely by childbirth. और जो हेडा की मदर थी वो टोटली एब्सेंट थी ड्रामा से
और वेदर डिस्ट्रॉयड बाय द लॉस ऑफ ओल्ड वैल्यूज, शायद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया या उसको दिखाया नहीं गया कि ओल्ड वैल्यूज जो हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं, और मेयरली बाय चाइल्ड बर्थ, और हो सकता है उसकी चाइल्ड बर्थ में कहीं डेथ हो चुकी हो, द रीजन हैज नॉट बीन डिस्कस। ये नहीं बताया गया कि हेडा की डेथ, मदर की डेथ क्यों हुई थी। देयर इज नो वन टू टीच हर द स्पेसिफिक्स feminine code of behavior or etiquette. So she is reluctant to face the responsibilities of life, marriage, motherhood, and family. In those times, women were educated with their marriage prospects and the ideal of cultivated homemaker in their mind. उस दौर में औरत की जो एजुकेशन होती थी वो उसके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से होती थी, और जो आइडियल ऑफ द कल्टिवेटेड होम मेकर, यानी कि उसके दिमाग में ये चीज बिठा दी जाती थी कि यू आर अ कल्टिवेटेड होम मेकर, कि जैसे अभी से बच्चियों को कहना शुरू हो जाती है ना माएँ कि बेटा जी आगे जाना है तो कुकिंग वगैरह सीख लो, आपने ये करना है वो करना है, तो ये एक्चुअली दैट इज द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन के हमारी जो हम खवातीन जो हैं हमारे माइंड में पहले से ये बात बिठा दी जाती है, और क्योंकि हेडा की मदर नहीं थी तो ऐसी कोई पर्सनालिटी उसको नहीं मिली जो कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीच करती. So keeping in mind the ultimate goal of a good marriage, both parents and school tended to strongly discourage vocational aspirations and career building in the girls. और सो कीपिंग इन माइंड कि ये जो अल्टीमेट गोल है एक गुड मैरिज का, जो कि बहुत पेरेंट्स और स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, टेंडेड टू स्ट्रांगली डिस्करेज वोकेशनल, ये जो है टेंड करते हैं कि आप वोकेशनल्स को डिस्करेज करें, वोकेशनल एस्पिरेशंस को और कैरियर बिल्डिंग इन गर्ल्स को, यानी कि स्कूल्स जो हैं उसके अंदर ये वोकेशनल एस्पिरेशंस और कैरियर बिल्डिंग इन गर्ल्स जो है इसको टोटली डिस्करेज किया जाता है. सो द यंग गर्ल्स ओनली वेट फॉर देयर सूटेबल मैच एंड गुड हस्बैंड. इस वजह से जो यंग गर्ल्स होती हैं उनके दिमाग में क्योंकि बचपन से ये बात बिठा दी जाती है, इस वजह से औरत की जिंदगी एक शादी तक ही महदूद होके रह जाती है. ठीक है, और इनफैक्ट ये हमारी इस सोसाइटी का डिलेमा है कि वी आर जस्ट कन्फाइंड टू द मैरिज. ठीक है, वी आर नॉट, हम इस शादी से बाहर होके निकल के सोचते ही नहीं है. इनफैक्ट शादी से पहले लड़की को बहुत अच्छी बात है समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ये वो सारा कुछ. ठीक है, बहरहाल शादी हो जाती है. शादी हो गई तो औरत ये समझती है कि जी अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, हम खुद अपने ऊपर बाउंड कर लेते हैं और हमें बस समझ ही नहीं आ रही होती कि ये रिस्ट्रिक्शंस ही हैं या हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रही होती. तो वहीं पे जाके एक शादी हो जाती है तो हर चीज के आगे जाके एक फुल स्टॉप लग जाता है. तो दैट इज द रॉन्ग वे कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से अप्रोच करते हैं. तो यहाँ पे भी वो यही चीज बता रहा है कि जनाब ये जो अल्टीमेट गोल ऑफ गुड मैरिज है ना, जो कि बहुत पेरेंट्स पे वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, रादर देन के स्कूल जो है वो अटेंड करें कि जी इस वजह से लड़कियों के अंदर वोकेशनल एस्पिरेशंस और ये कैरियर बिल्डिंग्स जो हैं थ्रू स्कूल्स, ये इसको इतना ज्यादा जो है जैसे कहना चाहिए नहीं प्रमोट किया जाता, या इसको बहुत ज्यादा नहीं एनकरेज नहीं किया जाता, बल्कि इन चीजों को डिस्करेज किया जाता है कि जी लड़की पढ़ लिख जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो दैट इज द थिंग जो कि इस वक्त हमारी सोसाइटी का डिलेमा. From the very outset of the play, the reader gets an impression that Hedda is unhappy with her life. She tries to break the shackles of social bondage and the slavery of conventional rule, but she finds herself incapable of being creative. Her passions become destructive to herself and those of others around her. और वेरी आउटसेट ऑफ द प्ले में रीडर जो है वो एक इम्प्रेशन लेता है कि हेडा जो है वो अनहैप्पी अपनी लाइफ से, क्योंकि शुरू से ही हम पढ़ते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है और वो इस सोशल बॉन्डेज को, इन शैकल्स को ब्रेक करने की कोशिश करती है एंड द स्लेवरी ऑफ कन्वेंशनल रोल, और इस ट्रेडिशन को वो तोड़ने की कोशिश करती है. बट शी फाइंड्स हरसेल्फ इनकैपेबल ऑफ बीइंग क्रिएटिव. हर पैशंस
becomes destructive और वो अपने आप को incapable find करती है कि वो इतनी शायद created incapable of being creative. her passions become destructive to her. उसके अपने passions जो होते हैं वो उसके लिए destructive बन जाते हैं and those of others around her और बाकी सब के लिए भी जो हमारे उसके इर्द गिर्द होते हैं. अब क्या होता है कि जनाब पैशंस तो सबके ही होते हैं, ठीक है, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके होते हैं. बहुत अच्छी बात है, हर इंसान के कुछ पैशंस होते हैं, अच्छी बात है. लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि मेरा ये जो पैशन है क्या वो मेरे लिए और मेरी फैमिली के हक में बेहतर है, या हम बहुत ही ज्यादा हेडा की तरह सेल्फिश हो जाते हैं? इस चीज को जरा आज बैठ के सोचिएगा कि क्या मेरे जो पैशंस हैं, मैं हेडा के पैशंस की बात नहीं कर रही, मैं उस डिलेमा की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे कुछ पैशंस हैं, क्या मेरे पैशंस मेरे लिए कहीं डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है? ठीक है, क्या ये जो मैं अंधाधुंध एक चीज के पीछे भाग रही हूँ और उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, पैशन इसी को कहते हैं ना, इज दिस डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव? ठीक है, अगर तो वो क्रिएटिव नहीं है then it would be destructive for you as well, for the society as well, for the people around you. ठीक है, आपके इर्द गिर्द आपके लिए सिर्फ वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी डिस्ट्रक्टिव होगा. सबसे पहले तो हम खुद जाते हैं ना काम से, उसके बाद बाकियों की बारी आती है और उसके बाद सोसाइटी की बारी आती है. तो थोड़ा सा बेटा अपने पैशंस को एक दफा देखें कि मेरे पैशंस क्या मेरे हक में बेहतर हैं, या मैं एक शराब के पीछे अंधाधुंध भागती जा रही. डोंट सी द पीपल अराउंड यू कि वो आपको कितना फैसिलिटेट करते हैं. सी इनसाइड यू कि व्हाट इज इनसाइड मी एंड आर दीज पैशंस आर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव. और उसमें से जरा ये प्राइड एंड प्रेजुडाइज की जरा चादर हटा के देखिएगा कि जी हम अपने आप को बहुत अक्लमंद और बहुत जो है समझते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है. ऐसा नहीं. ये जो प्राइड एंड प्रेजुडाइज का जो क्लाउड है ना हमारे दिलों पे, हमारे जहनों पे हावी है, उसको जरा हटा के इन पैशंस की तरफ देखिएगा. जरा आज जरा गौर कीजिएगा, या आज आपका टारगेट है, लिखें पेज के ऊपर. उसके बाद वो कहता है कि शी टर्न्स हर पावर्स टू स्पाइटफुल मैनिपुलेशन. फिर वो जो पावर्स होती हैं, जब उसको अपने पैशंस नहीं मिलते, पैशन तो उसने हर हाल में ढूंढना है ना जनाब, तो वो फिर किधर चली जाती है? वो स्पाइटफुल मैनिपुलेशन में. पिचिंग पीपल अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से टसल करवाती है लोगों की. डोमिनेटिंग ओवर हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के ऊपर डोमिनेट करती है. बर्निंग लव वर्क्स मैन्युस्क्रिप्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट जला देती है वो लव वर्क का. टेम्पटिंग हिम टू डाई अ ब्यूटीफुल डेथ, और कोशिश करती है, टेम्प्ट करती है उसको कि वो ब्यूटीफुल डेथ डाई करे. एंड फाइनली कमिटिंग सुसाइड एंड किलिंग हर ओन अनबॉर्न चाइल्ड. और फाइनली वो खुद भी सुसाइड करती है और अपने अनबॉर्न चाइल्ड को भी किल कर देती है. ऑन द अदर हैंड मिसेस इल्वेस्टेड कैरेक्टर एक्ट एज फॉइल टू कैरेक्टर ऑफ हेडा. Unlike Hedda, she is a woman of courage who jumps out of her passionless, loveless marriage and pursues elite love work. The man she loves, she exercises her moral influence on love work and reforms him into a new man. एक तरफ हमने हेडा देखी. लेट्स सी के मिसेस इल्वेस्टेड जो थिया थी वो कैसा कैरेक्टर था. और सी इनसाइड योरसेल्फ कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं अपने किरदार से किसी और के कैरेक्टर को रिफॉर्म कर सकती हूँ. ठीक है, हमारी एक सीनियर थी, शी इज अ डॉक्टर इन आगा खान, और पाकिस्तान में जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था ना, शी वॉज देयर. जो पाकिस्तान में पहला कामयाब टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था आगा खान में, वो उधर थी. बहुत माशाल्लाह उनके अंदर विजडम बहुत ज्यादा थी, बहुत हिकमत वाली बातें करती थी. वो उन्होंने मुझे एक बात बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे बहुत लोग मिले जिंदगी में जिन्होंने जिन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला. उन्होंने एक बात बताई थी. उन्होंने कहा था कि ये जो औरत है ना, औरत या एक इंसान जो उसकी पर्सनालिटी होती है, औरत जहां से गुजरती है ना अपने असरात छोड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, एक फॉरेस्ट्रेटेड औरत है ना, आप जरा उसकी इर्द गिर्द देखिएगा, गंद ही गंद होगा. वो जहाँ बैठेगी ना इर्द गिर्द गंद मचा देगी.
और वो फॉरेस्टेशन उसकी एक्चुअली दैट इज नॉट द कि उसके बाहर गंद मच जाता है, एक्चुअली उसके अंदर जो उसका सेल्फ है ना दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इसलिए उसकी अलमारियां भी बिखरी हुई होंगी, उसकी किताबें भी बिखरी हुई होंगी, उसके कपड़े भी बिखरे हुए होंगे, ठीक है, उसके बच्चे भी बेचारे फॉरेस्ट्रेटेड होंगे क्योंकि वो खुद भी फॉरेस्ट्रेटेड है, लेकिन उसके बच्चे भी आगे फॉरेस्ट्रेटेड होंगे, और क्योंकि होल फैमिली फॉरेस्ट्रेटेड है फाइनली दैट लीड्स टू हस्बैंड, और उसका हस्बैंड भी फॉरेस्ट्रेटेड होगा। फिर उन्होंने कहा एक ऐसी औरत जो कि सलीकामंद है, जिसके अंदर विजडम है, जिसके अंदर ये ताकत है कि वो जो है एक सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकती है, अपने घर को, हमारी सोसाइटी हमारे घर से स्टार्ट होती है, अपनी फैमिली को रिफॉर्म कर सकती है। तो वो कहती हैं कि आप देखें कि वो औरत जहां जहां से गुजरती है ना सफाई करती हुई गुजरेगी, और पता चलेगा यहाँ से एक औरत गुजरी है, लाइक वो गुजर रही है, उसको सामने दुपट्टा पड़ा हुआ नजर आया, वो उठा के उसको साइड पे रखेगी, फिर वो आगे जाएगी, उसको जूते पड़े हुए नजर आएंगे, वो उठा के उसको साइड पे कर देगी, यानी कि यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो शो हो रही है कि एक्चुअली शी इज द वुमेन जो कि एक बहुत ही रिफॉर्म्ड किस्म की खातून है, और इसके अंदर हिकमत है, इसके अंदर जो है शी इज द हम्बल लेडी, और वो इस तरह करती जा रही है। कहती फिर अगर आप उसके बच्चे देखेंगे वो भी हम्बल ही होंगे, आप उसका घर देखेंगे वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होगा, इवन आप फिर देखेंगे कि अगर उसको हस्बैंड भी कोई इस तरह का मिल गया है जो कि बहुत ही जैसे कहना चाहिए लव बर्ड की तरह का है, तो वो भी फाइनली रिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक घर जो है ना वो डिपेंड करता है औरत पे। लेकिन अच्छा उनकी, और मैंने वो वाहिद खातून देखी कि जो कि जॉब भी करती थी, शी वॉज अ लेडी डॉक्टर, अभी भी वो माशाल्लाह लेडी डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, लेकिन उनके अंदर मैंने ये चीज देखी थी, यहाँ तक कि उनके अपने घर के जो पर्दे थे वो उनके अपने हाथ के सिले हुए थे, सोचें, ठीक है, और उनके बच्चे बहुत आहिस्ता बोलते थे। वाकई मैंने वो फैमिली, और वो बताती थी कि उनका जो निकाह है वो डॉक्टर इसरार अहमद ने पढ़ाया था। खैर ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि फिर फर्दर आगे क्या हुआ, फिर हमारा ये टॉपिक रह जाएगा। तो ये होता बेटा एक रिफॉर्म्ड लेडी और एक अनरिफॉर्म्ड लेडी, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। Now see inside yourself, are you a reformed lady or someone panic? जरा सा कुछ हुआ नहीं और आप पैनिक में आ गए लाइक हेडा गैबलर। तो अगर हम हेडा गैबलर के साथ मिसेस एल्विस्टेड को देखते हैं, तो हेडा अनलाइक हेडा शी इज द women of courage, जो कि अपनी who jumps out her passionless loveless marriage and pursues Elliot Lovebird the man she loves, और Elliot Lovebird के पीछे वो आती है the man जिससे वो मोहब्बत करती है। She exercises her moral influence of Lovebird। अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो उसका एक मोरल इन्फ्लुएंस था लवबर्ग के ऊपर, और उसने उसको रिफॉर्म किया था इनटू अ न्यू मैन। हेडा ने क्या किया था, जस्ट उसकी कहानियां सुनती थी और उसने कभी नहीं कोशिश की कि लवबर्ग एक रिफॉर्म्ड मैन बने। शी इंस्पायर्स हिम टू राइट हिज मास्टरपीस, और उसको वो इंस्पायर करती है कि वो मास्टरपीस लिखे, उसको एनकरेज करती है। द मेंटल चाइल्ड ऑफ थिया एंड लवबर्ग, दो शी इज इन able she is unable to keep Lovebird from falling back to his evil ways and protecting their child, yet she shows remarkable resilience and steadfast. The tragedy of Lovebird death has a redeeming effect on her, and she devoted herself to resurrect Lovebirg's book because she was a woman of courage। देखिए उसने लवबर्ग की डेथ के साथ अपने आप को खत्म नहीं किया, उस लवबर्ग के ऊपर जिसने उसको इतना ज्यादा, जिसके ऊपर उसने इतनी मेहनत की थी, उसने अपने आप को खत्म नहीं किया, जबकि हेडा ने उसको कुछ नहीं मिला तो उसने अपने आप को खत्म कर दिया, ठीक है। अनलाइक हेडा उसने अपनी लाइफ नहीं खत्म की, बल्कि उसने अपने आप को डिवोट कर दिया कि वो जो है रिसरेक्ट करे लवबर्ग की किताब को। दैट इज द मेन डिफरेंस। मैंने आपको कहा था थिया और हेडा गैबलर के दरमियान जो है इन दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाता है। सो ये वाला पॉइंट जो है अपने जहन में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट जूजू, उसमें क्या था। The character of Aunt Juju is the embodiment of the accepted notions and the concepts of womanhood in 19th century. Character of Aunt Juju जो है वो embodiment था कि of the accepted notions, वो जो accepted notions जो एक सोसाइटी ने एक वुमनहुड के ऊपर
इम्पोज कर दिया है उस 19th सेंचुरी में, शी वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट एक्सेप्टेड नोशन, कि उन्होंने अपना वो जो रोल था सोसाइटी में, जैसे उनको सोसाइटी ने कहा वो वैसी खातून बन गई. She is a woman who wholly and completely conforms to the limited role imposed upon her by the middle oriented society. और वो खातून थी जिन्होंने अपना वो जो लिमिटेड रोल था जो कि उनकी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी ने उनके ऊपर इम्पोज कर दिया था, शी वॉज हैप्पी इन दैट. Aunt Juju does not marry and accepts spinsterhood as her fate. उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने कहा कि ये जो कंवारापन है, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की और ये स्पिंस्टरहुड जो है वो उसको उन्होंने अपनी किस्मत समझ लिया. She brings up Desmond and also looks after her invalid sister Aunt Rena. She intends to look after more invalids after altruistic after the death of Rina. और जो है उन्होंने अपने आप को पहली बात ये कि टेस्मन तक और आंट राइना तक ही कन्फाइन रखा अपने आप को, और फिर आंट रीना की डेथ के बाद उन्होंने कहा वो इन सर्च थी कि उनको एक और इनवैलिड मिले और वो उसको पालें. शी इज द मोस्ट सेल्फलेस ह्यूमन एंड अल्ट्रुइस्टिक कैरेक्टर who put up the Hedda's insult without a word of protest or complaining. जो कि who puts up जो कि हेडा की इंसल्ट्स को विदाउट वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट और कंप्लेन जो है वो बर्दाश्त करती रही. Two female characters, Aunt Rena and Mademoiselle Diana, are insignificantly and vaguely portrayed. They are only alluded to and never really appear in the play. An invalid or sick woman character is very common in almost all of Ibsen's plays. This kind of character shows the miserable plight of the old woman in his time. Despite her sickness, Aunt Rena knits a pair of socks for Desmond in order to show her love for him. It demonstrates the hard-working role of old women. The character of Mademoiselle Diana is also very pitiable in a sense, as she has been forced to adopt prostitution by society, as the young women of Ibsen's time had no professional choice left with them. मुझसे उस दिन किसी ने क्वेश्चन किया था, मैम ये मैडमोसेली डियाना कौन है? ये वो कैरेक्टर था जो कि एक पिटिएबल कैरेक्टर था इस सेंस में कि बजाय इसके कि वो अडॉप्ट करती प्रोस्टिट्यूशन को बाय द सोसाइटी, इसके अलावा उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं रह गया था. The character of Diana reminds the reader of Greek mythology, as Diana is the name of goddess of womanhood and chastity. Ibsen in fact wants to show that in this era, young women like Diana are forced to lose their honor, chastity and womanhood. Bertha, the housemaid, is a hard-working, dedicated and loyal nurse who puts her heart and soul to please Hedda, her new mistress. बर्था जो है वो एक हाउसमेट थी, पूरी कोशिश करती है कि उसकी मिस्ट्रेस उससे किसी तरह खुश हो जाए. In spite of Ibsen's own insistence that he was not a freedom fighter for feministic rights, he has effectively produced women's plays with his female protagonists and characters who defy the prevailing standards of determining female role and behavior. No doubt this play truthfully and cogently highlights the miserable plight of women of the Victorian age. It also questions at the so-called authority and the legitimacy of the male-oriented society. This play certainly plays a vital role in convincing the readers and the world to redefine the role of women in modern society. Ibsen might or might not be an extreme adherent to the feministic movements, but through his plays he effectively highlights the plight of women of his times. It made him the darling of the late 19th century women's movement. Even today, his plays continue to interest and influence his readers and the whole for female rights. और अभी तक जो है उसके जो प्लेज हैं वो कंटिन्यू हैं, यानी कि वो फीमेल राइट्स को के बारे में जो है रीडर को और पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. और कम से कम आज की औरत तो बड़े शौक से ये पढ़ेगी भाई.
कि हमारे राइट्स की बात हो रही है। तो ये वही राइट्स हैं कि यहीं से चुनाव स्टार्ट हुआ था।